औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। आप काइंडली इस बटन को क्लिक करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंडली, एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि काइंडली तमाम वीडियोस को जो कि इस चैनल के ऊपर आ रही हैं और आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस की जो वीडियोस आपकी आ रही हैं चैनल के ऊपर, काइंडली इसको स्टार्ट से लेके फिनिश तक प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर देखें। इसको फ़िलहाल डाउनलोड ना करें। ये वीडियोस जो हैं, ये मैं इनको कभी भी डिलीट नहीं करूँगा, ये हमेशा चैनल के ऊपर पड़ी रहेंगी। आप फ्यूचर के अंदर इसको जब भी चाहें, किसी भी टाइम पर डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप इसको यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट टिल एंड देखें। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमारे कुछ स्लाइड्स, 2 टॉपिक्स इनफैक्ट हमारे रह गए थे। एक फ्रेंड फंक्शन और एक दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो उनको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम आज की जो स्लाइड है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये फ्रेंड फंक्शंस जो था हमने पढ़ना था, लेकिन चूंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेंथी हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पे रोक दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके जी। ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था और इसके बाद फ्रेंड फंक्शंस। अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप। क्लास की बॉडी से बाहर इसको डिफाइन किया जाता है फ्रेंड फंक्शन को। इट हैज़ द राइट टू एक्सेस द नॉन पब्लिक एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। चूँकि ये आपकी क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन होता है, इसलिए इसके पास राइट है, इख्तियार है कि ये आपकी क्लास के जितने भी प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स हैं, फंक्शंस हों चाहे डेटा मेंबर्स हों, उनको ये एक्सेस कर सकता है। प्रोटोटाइप्स फॉर द फ्रेंड फंक्शंस अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। मींस के फ्रेंड फंक्शन को हम लोग सिर्फ अपनी क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब है कि इसकी फंक्शन का नाम, इसकी रिटर्न टाइप, इसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो जस्ट हम अपने क्लास के अंदर उसको प्रोटोटाइप उसका लिख देते हैं, फंक्शन को हम जस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड फंक्शंस जो हैं हमारे, दे आर नॉट द मेंबर फंक्शंस। आपकी क्लास की ये मेंबर फंक्शंस नहीं होते। दे आर कॉल्ड जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। ये जिस तरीके से आप नॉर्मल अपने मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं, आप उसी तरीके से इसको भी कॉल करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्लास की बॉडी से बाहर होगी, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन है वो क्लास की बॉडी के अंदर ही होगी, जिसको हम क्लास की बॉडी के अंदर होगी, जिसको हम मेंबर फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन कैन बी फ्रेंड फंक्शन कैन बी यानी कि इट्स डिक्लेरेशन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द क्लास डेफिनेशन। क्लास की डेफिनेशन में, क्लास की बॉडी के अंदर आप इसकी डिक्लेरेशन को, इसकी प्रोटोटाइप को कहीं पर भी लिख सकते हैं। प्लेस ऑल द फ्रेंडशिप डिक्लेरेशंस फर्स्ट इनसाइड द क्लास डेफिनेशंस बॉडी। इट इज़ रिकमेंडेड कि जितने भी फ्रेंड फंक्शंस हैं, उनको अगर आपने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो आप सबसे पहले कर दिया करें विद इन दी क्लास डेफिनेशन। ठीक है, क्लास की बॉडी के अंदर उसको डिफाइन कर दिया करें। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम को मैं ओपन करके सबसे पहले तो मैं उसका जो कोड है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसके कोड को फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक क्लास है, उसका नाम है बॉक्स। उसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर है जिसका नाम है लेंथ और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर मैंने इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैंने जस्ट वो डिफ़ाइन किया और मैंने कहा कि लेंथ वेरिएबल को आप क्या असाइन कर लें, 0 असाइन कर लें। और बाकी इस कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एम्प्टी है। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड का एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। ठीक है, जब भी आप फ्रेंड फंक्शंस
डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए आपको फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे बताया है कि यार इस फ्रेंड फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, तो इस फ्रेंड फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है और इस फ्रेंड फंक्शन का नाम जो है वो है प्रिंट लेंथ। और इसको बॉक्स क्लास के एक ऑब्जेक्ट को हम जो है बॉक्स क्लास के का एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो हम इसको पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। और बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास की बॉडी के अंदर नहीं होगी, क्लास की बॉडी से बाहर होगी। तो ये जस्ट आपका फ्रेंड फंक्शन है और ये जस्ट आपका फ्रेंड फंक्शन जो है उसकी डिक्लेरेशन है। फिर इसके बाद क्लास की बॉडी से बाहर हमने इस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है। इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, इसका नाम है प्रिंट लेंथ और इसको हम बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, बॉक्स टाइप का एक वेरिएबल हम इसको पास कर रहे हैं जिसका नाम है बी। ओके जी। तो ये क्या करेगा कि b डॉट लेंथ प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब कि b डॉट लेंथ इज इक्वल टू b डॉट लेंथ प्लस 10। ठीक है, यानी कि b आपकी जो इसको जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम पास इसको जिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हम इसको पास करेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की अंदर पड़ी हुई जो लेंथ फील्ड की वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर देगा और रिजल्ट को उस ऑब्जेक्ट ही के लेंथ डेटा मेंबर के अंदर स्टोर भी कर देगा। ठीक है, तो या तो आप ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख लो कि b डॉट लेंथ इज इक्वल टू b डॉट लेंथ प्लस 10, या आप ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दो कि b डॉट लेंथ प्लस इज इक्वल टू 10। दोनों काम एक ही है, दोनों एक ही स्टेटमेंट्स हैं। और रिटर्न कर दो, यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर दो, b डॉट लेंथ। तो ये जो है आपका जो फ्रेंड फंक्शन है वो इस लेंथ के डेटा मेंबर को, जो कि क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है, इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा है, डायरेक्टली इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर रहा है। ठीक है, विच इज एप्लीकेबल, विच इज अलाउड, बिकॉज आपका ये जो फंक्शन है ये आपका इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है बी। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट बी के लेंथ वेरिएबल के अंदर 0 पुट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है और इसके अंदर हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ बॉक्स, और यहाँ पे हम जो है प्रिंट लेंथ का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। प्रिंट लेंथ, ये आपका प्रिंट लेंथ का फंक्शन जो कि आपका फ्रेंड फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन है ये चलेगी और यहाँ से हम ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बी है ना, ये हम पास कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे आके क्या होगा, रिसीव होगा। इसकी 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 लेंथ वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो इस ऑब्जेक्ट के भी लेंथ वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें असाइन कर रहे हैं। इसकी वैल्यूज हम इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिसका नाम बी है इसको हम असाइन कर रहे हैं। फिर बी डॉट लेंथ बेसिकली एक्सेस करेगा ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ वेरिएबल की वैल्यू, जो कि स्टार्ट में किसके बराबर है, 0 के, और उसके अंदर क्या ऐड करेगा, 10 ऐड करेगा। ना सिर्फ 10 ऐड करेगा बल्कि उसको इसी इसी बी ऑब्जेक्ट, ये जो बी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है जो कि हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है, इसके लेंथ फंक्शन के अंदर जो है ना 10 ऐड करके तो वैल्यू जो है, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी के ही लेंथ वेरिएबल के अंदर ले जाके स्टोर भी कर देगा। ना सिर्फ स्टोर करेगा बल्कि बी डॉट लेंथ जो कि अपडेटेड लेंथ है उसकी वैल्यू रिटर्न भी कर देगा। तो यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू नजर आएगी। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि जो लेंथ है ना, जब ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना, ये बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बी, तो इसका जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो लेंथ है ना वो क्या होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग इसकी लेंथ जो है ना वो 10 होनी चाहिए। और प्रिंट लेंथ का फंक्शन क्या कर रहा है कि उसके लेंथ के अंदर जो है लेट सपोज 20 का इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी लेंथ 10 है, इसमें 20 का इजाफा हो जाएगा तो इसकी जो टोटल जो लेंथ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो 30, और आपको यहाँ पे 30 लेंथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न हो जाएगी और सी आउट स्टेटमेंट उसको क्या कर लेगा, डिस्प्ले कर लेगा। तो 30 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये फ्रेंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड टू एक स्पेशल पॉइंटर है, उससे रिलेटेड है, और इस पॉइंटर को हम कहते हैं दिस पॉइंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मेंबर फंक्शन कैन मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स डेटा। ये हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका उसके जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस का
में जो है मेंबर फंक्शंस आपके ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके अंदर, यानी कि कुछ राइटिंग कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, इवन उसकी वैल्यूज़ को वो रिटर्न भी कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू मेंबर फंक्शंस नो दैट विच ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर्स टू मैनिपुलेट, कि भाई मेंबर फंक्शन को ये कैसे पता लगता है कि किस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को हमने रिटर्न करना है, या उसकी वैल्यू को छेड़छाड़ करनी है, उसकी वैल्यूज हमने चेंज करनी है, या उसके अंदर हमने वैल्यू सेट करनी है, या हमने उसकी वैल्यूज को गेट करना है, ये कैसे पता लगेगा? हम तो जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और मेंबर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम किसी किस्म का कोई रेफरेंस, किसी किस्म का कोई एड्रेस हम पास नहीं करते इस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को हमने छेड़छाड़ करनी होती है, उसको मैनिपुलेट करना होता है। तो भाई एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी प्लस प्लस के अंदर जब हम बनाते हैं किसी भी क्लास का, इट हैज द एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस। हर ऑब्जेक्ट के पास अपने एड्रेस को एक्सेस करने का एक तरीका होता है थ्रू अ पॉइंटर, जो कि एक पॉइंटर के थ्रू, और इस पॉइंटर को क्या कहते हैं हम? दिस पॉइंटर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने एड्रेस को एक्सेस करने के लिए दिस पॉइंटर को यूज करता है। ठीक है, तो दिस पॉइंटर जो है, जब भी एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज आपकी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है जी dist1, और dist1 जो है वो डिस्टेंस क्लास के मेथड डिस्प्ले को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो उस ऑब्जेक्ट का जो दिस पॉइंटर होगा, इट विल बी पास्ड बाय द कंपाइलर एज एन इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट। इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। ये आपका काम नहीं है प्रोग्रामर का, ये कंपाइलर का काम है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, तो मेंबर फंक्शन को ना ऑटोमेटिकली एक उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, यानी कि उसको दिस पॉइंटर पास कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इम्प्लिसिट आर्गुमेंट टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को। अब ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कौन से होते हैं, नॉन स्टैटिक कौन से होते हैं? तो भाई सादा सी बात है, अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को छेड़ा ही नहीं है, हमने उनको पढ़ा ही नहीं है, तो लिहाजा अभी तक आप लोगों ने जितने भी मेंबर फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। तो दिस पॉइंटर, ठीक है, दिस पॉइंटर इज पास्ड बाय द कंपाइलर एज एन इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये ऑटोमेटिक आर्ग्यूमेंट होगा, इसको पास ऑटोमेटिक एज एन ऑटोमेटिक आर्ग्यूमेंट जो है ये कंसिडर होगा, ऑटोमेटिक आर्ग्यूमेंट होगा, और कंपाइलर जो है ना उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को पास करेगा जिसको ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, और वो मेंबर फंक्शन जो है वो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा, जिससे ये पता लगेगा कि किस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को मैंने मैनिपुलेट करना है, रीड करना है, राइट करना है, रिटर्न करना है, व्हाटएवर। ठीक है जी, तो दूसरी चीज के एन ऑब्जेक्ट्स दिस पॉइंटर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दिस पॉइंटर होता है जिसमें कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा होगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट से अलग होता है। ठीक है, the size of the memory occupied by the this pointer is not reflected in the result of a size of operation on the object। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है जी साइज ऑफ। ठीक है, साइज ऑफ को आप इस फंक्शन को आप किसी भी कोई भी वेरिएबल आप इसको अगर पास कर दें तो ये आपको उसका साइज बताएगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर का साइज बता देगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल का साइज बता देगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर टाइप का कोई आपने वेरिएबल इसको पास किया है तो ये उसका साइज बता देगा। इसी तरीके से जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक खुद का साइज होता है। ठीक है, मैंने आप जब हम डिस्कशन कर रहे थे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई क्लासेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ एंड द टाइप ऑफ द डेटा मेंबर्स विच आर डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, जितने उसके अंदर डेटा मेंबर ज्यादा होंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट का साइज भी ज्यादा होगा। बहरहाल ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, अच्छा, ये जो दिस पॉइंटर है, दिस पॉइंटर का भी साइज होगा, जाहिर सी बात है, ये भी तो एड्रेस इसने होल्ड किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का अपने पास, तो ये मेमोरी में ही कहीं पे बनेगा दिस पॉइंटर भी। तो यहाँ पे ये कह रहा है ये पॉइंट के
द साइज ऑफ द मेमोरी, यानी कि दिस पॉइंटर ने जो भी साइज ऑक्यूपाई किया हुआ है ना मेमोरी के अंदर, वो ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के साइज के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सिंपल सी ये चीज थी। ऑब्जेक्ट्स दे यूज दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली, यानी कि इम्प्लिसिटली का मतलब है ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिटली यानी कि प्रोग्रामर खुद भी दिस पॉइंटर के थ्रू दिस पॉइंटर को जो है वो कॉल कर सकता है, ठीक है, तो यानी कि उसको यूज कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स यूज दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली टू रेफरेंस देयर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिस पॉइंटर को, पहली बात तो ये कि ऑटोमेटिकली या प्रोग्रामर अगर चाहे तो वो खुद भी अपने डेटा मेंबर्स और अपने मेंबर फंक्शंस को यूज करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए जो है दिस पॉइंटर को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे पहले बेसिकली ये जो स्लाइड्स थी ये तो लास्ट लेक्चर की थी, तो ये इनफ फॉर टुडे जो है वो बेसिकली फॉर दैट दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज फॉर द लास्ट लेक्चर, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लेकिन यहाँ पे जो दिस पॉइंटर है, दिस पॉइंटर का एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, उस प्रोग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट क्लास है, इसमें इंटीजर एक्स एक्स मेरे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है, पब्लिक ये आपका कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, टेस्ट है आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको कोई वैल्यू अगर पास ना करें तो ये जो है ज़ीरो जो है डाल देगा आपके वेरिएबल एक्स के अंदर, वरना अगर आप इसको कोई वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू पास की है ना, यहाँ पे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, इसको मैंने 10 पास किया है, तो ये 10 को उठा के तो वेरिएबल एक्स जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट का क्लास का डेटा मेंबर है इसके अंदर असाइन कर देगा। फिर मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट के नाम से, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और ये फंक्शन जो है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस वो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इनको इजाजत नहीं है कि ये अपने डेटा मेंबर्स के क्लास के डेटा मेंबर्स के की वैल्यूज को चेंज कर सकें, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट, ठीक है। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो ये आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, और वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस थ्रू द दिस पॉइंटर के थ्रू, दिस पॉइंटर के थ्रू आपने जो है वो एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप सिंपल लिख देंगे दिस विच इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, और इसके बाद ये जो ऑपरेटर है इसको हम एरो ऑपरेटर कहते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर्स के अंदर भी देखा था कि स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो अपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करता है तो वो एक्सेस करता है उसको थ्रू दी एरो ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस ऑपरेटर, अब मैं दिस ऑपरेटर को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लिसिट यूज हो रहा है यहाँ पे, और एरो ऑपरेटर, और इसके बाद ये वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो कि जो भी होगी, वैसे इस केस के अंदर वो 10 होगी, तो वो आपको यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा। तो ओबीजे डॉट प्रिंट जब चलेगा तो आपका ये प्रिंट का फंक्शन चलेगा, वेरिएबल एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 10, और उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस थ्रू द दिस पॉइंटर इज इक्वल टू, और आपको वेरिएबल एक्स की 10 वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जस्ट एक प्रिंट का फंक्शन चल रहा है और कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट बन रहा है और प्रिंट का फंक्शन चल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस थ्रू दी दिस पॉइंटर इज इक्वल टू 10। जाहिर सी बात है वो 10 ही दिखाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 10 ही है वेरिएबल एक्स की, ठीक है जी। तो ये थे आपके दो टॉपिक्स, फ्रेंड फंक्शन और दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, ठीक है। और अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज की स्लाइड्स देखते हैं। ओके जनाब, लेट्स मूव टू आवर पीपीटी स्लाइड्स, ठीक है। आज हमारा जो है वो 6 लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ओवरलोडेड फंक्शंस देखे थे, यानी कि वो फंक्शंस जिनके नेम तो सेम होते हैं लेकिन उनकी रिटर्न टाइप या तो डिफरेंट होती है, या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स अगर सेम हैं तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा कि कंस्ट्रक्टर्स भी एक से ज़्यादा आप जो है कंस्ट्रक्टर्स आपके क्लास के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये भी बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही कहलाता है। फिर हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड देखा, हमने जो है डिस्कस किया कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। फिर कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये वो मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के
जिसको इजाज़त नहीं होती आपके ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को चेंज करने की। ठीक है, फिर हमने डेटा मेंबर्स, कांस्टेंट डेटा मेंबर्स, बिल्कुल जैसे कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी ये वो डेटा मेंबर्स होते हैं, इनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। फिर ऑब्जेक्ट हमने देखा कि एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट को हम ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से पास करते हैं। टू डिस्टेंसेस हमने ऐड करने का जो प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर हमने डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हमने पास किए थे, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के फीट और इंचेस की वैल्यूज़ को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने असाइन किया था। और इस तरीके से हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि ऑब्जेक्ट्स को हम फंक्शन के आर्गुमेंट्स में कैसे पास करते हैं। फिर फ्रेंड फंक्शन के बारे में एक प्रोग्राम हमने देखा था, ठीक है, और आखिर में दिस पॉइंटर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रेफरेंस वेरिएबल से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम दिस पॉइंटर को मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे, और इन रिलेशन टू द दिस पॉइंटर हम लोग कैस्केडिंग फंक्शन कॉल्स को देखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय कैस्केडिंग फंक्शन कॉल्स। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे कि रन टाइम के ऊपर आप जो है अपने मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्लास मेंबर्स, अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स और क्लास के फंक्शंस यानी कि मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, दीज आर ऑल नॉन स्टैटिक। हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस किस तरीके से बनते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर्स किस तरीके से बनते हैं क्लास के अंदर, और इनका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस के रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है। C++ references allow you to create a second name for a memory location that you can use to read or modify the original data stored in that particular location. For example, आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जी इंटीजर x, तो आप जब इंटीजर x यानी कि इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है आपका, ये किसी खास मेमोरी लोकेशन के अंदर बना हुआ है ये वेरिएबल, और उस मेमोरी लोकेशन को आपने एक टैग कर दिया है, एक नाम दे दिया है, ठीक है, जिसको एक्स आप कह रहे हैं। जब भी आप इस वेरिएबल या इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20, वट एवर, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो लेट सपोज आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट और उसके अंदर वेरिएबल x लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है रेफरेंस वेरिएबल्स का। रेफरेंस वेरिएबल्स जो है दे अलाउ यू टू क्रिएट अ सेकंड नेम फॉर अ मेमोरी लोकेशन दैट यू कैन यूज टू रीड और मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा स्टोर्ड इन दैट लोकेशन। कि भाई एक वेरिएबल आपने बना दी है, उसको आपने वेरिएबल का जो नाम है वो आपने रख दिया है, ठीक है। रेफरेंसेस जो है ना वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक ऑलरेडी जो बना हुआ वेरिएबल है, ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ऑलरेडी जो मेमोरी के अंदर मौजूद वेरिएबल है, आप उसको ना आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसको एलियस भी कह सकते हैं हम बेसिकली। तो सिंटेक्स उसका सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये आप एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, फू इसका नाम है। तो आप ये रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं एक इंटीजर वेरिएबल के लिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर, ये एम्परसेंड का साइन है, एंड, ठीक है, और इसके बाद आप अपने रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और इज इक्वल टू करके यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका आपने रेफरेंस क्रिएट करना है, या जिसका आपने एलियस क्रिएट करना है, या जिस वेरिएबल को आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप रेफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ना इक्वल टू के साइन के बाद आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये जो फू होगा ये बेसिकली एक रेफरेंस बन जाएगा, ये उस ऑलरेडी क्रिएटेड वेरिएबल का एक दूसरा नाम बन जाएगा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, दिस पर्टिकुलर रेफरेंस फू is a reference to an integer variable, is a reference to an already created integer variable. When a reference is created, you must tell it that which variable it will become an alias for. जब आप reference declare करते हैं, reference जब आप बनाते हो, तो at the time of creating the reference you should tell कि ये जो रेफरेंस है ये किस वेरिएबल के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, या किस वेरिएबल को आप जो है वो दूसरा नाम दे रहे हैं। तो ये आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस रेफरेंस आपने बताना होगा। वो किस तरीके से बताएंगे आप, जिस वेरिएबल के लिए आप रेफरेंस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल की टाइप इंटीजर है, तो आप लिखेंगे इंटीजर एंड ऑपरेटर, ठीक है, और इसके बाद अपने रेफरेंस वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, और आगे उस वेरिएबल का नाम जिसके लिए आप एलियसिंग कर रहे हैं, जिसको आप दूसरा नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो जब भी रेफरेंस क्रिएट करें तो यू मस्ट टेल इट विच वेरिएबल इट विल बिकम एन एलियस फॉर, ताकि वो किस वेरिएबल के लिए एलियस बनेगा, तो उसका तरीका जो है, उसका सिंटेक्स जो है ये आपके सामने है, ठीक है।
तो यहाँ पे लेट सपोज इंटीजर एक्स, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एक्स, ठीक है। तो ये लेट सपोज आपकी मेमोरी लोकेशन है, एक्स इसका नाम है, एंड दिस इज द मेमोरी लोकेशन, दिस ग्रीन कलर्ड लोकेशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट किया है, चूंकि वेरिएबल एक्स की टाइप इंटीजर है और आप इसके लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस रेफरेंस की जो टाइप होगी वो भी इंटीजर होगी, आगे एंड ऑपरेटर लगा होगा, यहाँ पे उस रेफरेंस का नाम है, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे नाम दे सकते हो। और एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस रेफरेंस, यू विल हैव टू मेंशन के ये जो रेफरेंस है ये किस वेरिएबल का होगा, तो आपने आगे लिखा इक्वल टू का साइन और एक्स लगा दिया। अब जो है आप इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, ये जो मेमोरी लोकेशन आपके सामने है, आप इसको आप इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्स के थ्रू भी अब एक्सेस कर सकते हैं और इसको वाई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का इससे पहले एक ही नाम था, अब इसके दो नाम है, आप इसको एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, लेट सपोज y इज इक्वल टू 50, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जी यू कैन नाउ access this particular variable either with the name x और y, तो y is equal to 50 आप लिखोगे ना, तो इसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर ना 50 वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो y is equal to 50 मींस x is equal to 50, क्योंकि ये जो मेमोरी लोकेशन है इसके अब दो नाम है, इसको आप x भी कह सकते हैं, इसको आप y भी कह सकते हैं। तो सी आउट x करेंगे तो तब भी 50 ये प्रिंट करेगा, सी आउट y करेंगे तो उस केस के अंदर भी ये 50 वैल्यू पुट जो है वो आपको डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है y इज इक्वल टू 50 इज जस्ट लाइक सेम एज वी राइट y x इज इक्वल टू 50, ठीक है, क्योंकि आपके इस मेमोरी लोकेशन के अब दो नाम है, x भी इसका नाम है, इसी मेमोरी लोकेशन को जो है वो रेफर कर रहा है और y भी इसी को ही रेफर कर रहा है। रेफरेंस वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है, कि फंक्शंस कैन टेक रेफरेंस पैरामीटर्स, आप फंक्शंस को भी रेफरेंस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे कि फंक्शंस को हम या तो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं बाय वैल्यू, यानी कि हम उसको वेरिएबल्स पास कर रहे होते हैं, या आपने देखा होगा कि फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं बाय एड्रेस, यानी कि उसको हम एड्रेसेस पास कर रहे होते हैं और वो अपनी डेफिनेशन के अंदर पॉइंटर्स के अंदर उन एड्रेसेस को वो क्या कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि फंक्शंस को आप जो है वो रेफरेंस पैरामीटर्स जो है वो भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल सी, कि आपके पास एक यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसका नाम चेंज है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है और इसको ना आपने क्या पास किया, इंटीजर टाइप का इंटीजर, और यहाँ पे जब एंड आप लिख दोगे तो इट मींस कि यू आर गोइंग टू पास अ रेफरेंस, ठीक है, अ रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी वेरिएबल का आप रेफरेंस इसको पास करोगे, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आप आ जाए, मेन फंक्शन के अंदर आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है x इज इक्वल टू 10, सी आउट x, तो x की वैल्यू 10 आपको प्रिंट होके नजर आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने ये जो फंक्शन है जिसका नाम चेंज है, आपने इस वेरिएबल को क्या किया, इस फंक्शन को आपने कॉल किया और चेंज फंक्शन को आपने जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू आपने, यानी कि वेरिएबल x आपने इसको पास किया, ठीक है। तो चेंज जो फंक्शन है आपका, जब आप इसको कॉल कर रहे हो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, तो आपका ये जो फंक्शन है चेंज, ये चलना शुरू हो जाएगा, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन चलना शुरू हो जाएगी। तो इसके डेफिनेशन के अंदर हम देख लेते हैं, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, इसका नाम चेंज, और यहाँ पे इंटीजर एंड वाई ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब जो आपका ये जो वेरिएबल x था, इसको अब आप x के थ्रू भी, यानी कि इस वेरिएबल जिसका नाम x है इसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, सी आउट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे x लिखा तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके नजर आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल x जो है यहाँ पे आपने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल x जो है उसका यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल x का एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एंड y विल स्टोर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल x, ठीक है। तो अब ये जो आपका वेरिएबल है, लेट्स सपोज ये ग्रीन कलर्ड आपको जो नजर आ रहा है, इसमें 10 वैल्यू पड़ी है, ठीक है, x इज इक्वल टू 10, और अब जब आपका ये चेंज नाम का फंक्शन जब चलेगा, तो चेंज नाम के फंक्शन में आपने लिखा है इंटीजर एंड y, यानी कि यहाँ पे आपने x का रेफरेंस भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल आपका बना। तो अब आप ना सिर्फ इस
इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल एक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, बल्कि आप इसको रेफरेंस वाई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा है ना y इज इक्वल टू वाई प्लस 10, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे y प्लस 10 का मतलब है कि यार यही वाला जो मेमोरी लोकेशन है ना, इसका नाम y भी है, इसका नाम x भी है। तो y प्लस 10 का मतलब यह है कि दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू 10, इसके अंदर 10 ऐड करो, ना सिर्फ 10 ऐड करो बल्कि जो रिजल्ट आएगा ना 20, उसको इसी वेरिएबल y के अंदर स्टोर भी कर दो। तो ये वेरिएबल, ये जो आपके सामने जो है y, ये बेसिकली इसी मेमोरी लोकेशन का एक दूसरा नाम है। तो आपकी इसी पर्टिकुलर लोकेशन जो कि वेरिएबल x है, और जिसको रेफर किया जा रहा है बाय दिस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल y, इसके अंदर 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 10 एक्चुअली मीन्स y इज इक्वल टू 20, एंड y इज इक्वल टू 20 मीन्स के दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल स्टोर 20 वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि स्टैटिक ऑपरेटर, जो आपका एरो ऑपरेटर है और जो डॉट ऑपरेटर है, वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, लेट सपोज हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप लोग वाकिफ होंगे। हम लोगों ने ये जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे, या जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो मेरे ख्याल से कोई लास्ट टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम स्टूडेंट है और जिसके दो मेंबर्स हैं, इंटीजर आईडी एंड फ्लोट CGPA। ठीक है, और स्ट्रक्चर आपका खत्म। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट टाइप का एक यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक बेसिकली हमने एक पॉइंटर बनाया है। ठीक है, विच पॉइंट्स टूवर्ड्स अ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉइंटर बनाते ऑफ विच विल पॉइंट टूवर्ड्स एन इंटीजर, तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखते। अगर हम एक पॉइंटर बनाते टूवर्ड्स फ्लोट वेरिएबल, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते। तो अभी हमने एक पॉइंटर बनाया है स्टैटिक p, और इससे पहले हमने इसकी डेटा टाइप मेंशन की है स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो पॉइंटर होगा ये एक स्ट्रक्चर टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये आपके स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्चर भी क्लास की तरह ही आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, और उसके बाद हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है s। ठीक है जी, और हम लिख रहे हैं s डॉट आई डी इज इक्वल टू 10, यानी कि जो नया ये जो स्टूडेंट बना है, इसकी आईडी की वैल्यू जो है वो 10 कर दो। और ये जो नया स्टूडेंट है s, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है s इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट का, उसका CGPA जो है उसके अंदर वैल्यू डाल दो 3.75। अब ये जो पॉइंटर आपने बनाया है स्टैटिक p, ठीक है, जिसका नाम p है, सॉरी, ठीक है, तो ये अपने पास एक स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। तो हमने स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है s, तो हम इसका एड्रेस जो है वो इस तरीके से पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम लिखेंगे पॉइंटर का नाम इज इक्वल टू एंड s, एंड आपका यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाएगा, और ये जो है मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करेगा इस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का, और इसका जो भी एड्रेस बनता है उस एड्रेस को इस पर्टिकुलर पॉइंटर p के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, ठीक है, इस तरीके से लेट सपोज ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बना है मेमोरी लोकेशन 7550 के ऊपर। ठीक है, और इसकी इसके इसके दो पार्ट्स हैं, या इसके अंदर दो इसके मेंबर्स हैं। एक आईडी है, आईडी में आपने यहाँ पे 10 डाल दिया, और एक इसका CGPA का मेंबर है जिसमें आपने 3.75 डाल दिया। इस तरीके से ये वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई हैं, और आपने ये अपने ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर इस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है 7550, वो एड्रेस आपने इस पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर डाल दिया। तो इस पॉइंटर में पड़ा होगा 7550। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली इसके साथ एक तरह से कनेक्टेड है। ये पॉइंटर जो है एक तरह से इस ऑब्जेक्ट s को, जो कि स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहा है, इसको वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर थ्रू पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंटर जिसका नाम p है, अगर मैं इस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर इस पॉइंटर की मदद से आपके इस स्ट्रक्चर के आईडी मेंबर और CGPA मेंबर की वैल्यूज अगर गेट करूंगा, तो मैं अपने पॉइंटर का नाम लिखूंगा। ठीक है, और इस पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस पॉइंटर के अंदर बेसिकली इस स्ट्रक्चर का, जिसका ये जो s जो आपका स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है ना। तो एड्रेस यानी कि 7550, इस एड्रेस पे जाओ,
और एरो ऑपरेटर का मतलब है कि इस एड्रेस पे जाने के बाद इस एड्रेस में 7550 के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक का नाम आईडी है, एक का नाम सीजीपी है। जो आईडी वाला जो मेंबर है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, उस वैल्यू को गेट करो और उसको सी आउट स्टेटमेंट के अंदर आप जो है ना यूज कर लें और उसको प्रिंट कर लें। इसके बाद ये जो है पी आपके पॉइंटर का नाम है, पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा है, पॉइंटर के अंदर आपके स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है 7550। एरो ऑपरेटर इसको कहते हैं डैश और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। और इसके आगे आपने सीजीपीए जो कि आपके स्ट्रक्चर का सेकंड मेंबर है, आपने उसका नाम लिखा है। तो इससे होगा ये कि पी के अंदर तो ये एड्रेस पड़ा हुआ है इस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 7550। तो पी का मतलब है कि यार इस लोकेशन पे जाओ और इस लोकेशन के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक मेंबर तो आईडी आपने तो गेट कर दिया, उसकी वैल्यू तो आपने प्रिंट कर दी। दूसरा जो मेंबर है वो है सीजीपीए, उसकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होगी। तो ये आपका एरो का ऑपरेटर है। एरो ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर if you want to access the elements या the members of your structure, तो उसके लिए आपको एरो ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये आपका आउटपुट होगा 10 एंड 3.75। इसके बाद अगर आप जो है इसको कहते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ये हमने जब पॉइंटर्स हमने पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था। स्टैटिक पी का मतलब है कि यार स्टैटिक पी का मतलब है कि यार उस लोकेशन पर जाओ, ठीक है, जिस लोकेशन का एड्रेस मेरे पास पड़ा है और उसकी आईडी की जो मेंबर है ना, आईडी जो मेंबर है उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू गेट करो। उस लोकेशन पे जाओ जिसका एड्रेस मेरे पास पड़ा है, यानी कि पी पॉइंटर में पड़ा है, उस लोकेशन पे जाओ और उस लोकेशन के अंदर जो सीजीपीए वाला जो मेंबर है उसकी वैल्यू गेट करके दो मुझे। तो अगर आप पॉइंटर के थ्रू वैल्यू गेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस। और अगर आप इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हो स्टेरिक पी, तो फिर आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको 10 और 3.75 ये वैल्यूज गेट होंगी। इसी तरीके से ये जो आपका वेरिएबल एस है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जो है, वो अपनी आईडी और सीजीपीए की जो वैल्यूज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से गेट कर रहा है। डॉट ऑपरेटर लगा के आप इसको गेट कर सकते हैं। तो एरो ऑपरेटर है आपके पास, ये स्टैटिक का ऑपरेटर है, ये आपके पास डॉट ऑपरेटर है। तो इस तरीके से भी जब आप अपनी वैल्यूज जब गेट करेंगे तो आपको 10 और 3.75 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होकर नजर आएगा। सिमिलरली एंड एस के थ्रू भी, यानी कि एंड एस का मतलब है एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस। तो ये काम तो हम एक तरह से पहले भी कर चुके हैं। देखें, एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर वो हमने किस में पुट किया था, वेरिएबल पी के अंदर, इस पॉइंटर के अंदर। तो पॉइंटर के थ्रू जब हम किसी स्ट्रक्चर के उस स्ट्रक्चर के जिसका एड्रेस इस पॉइंटर में पड़ा है, उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को जब हम एक्सेस करते हैं तो हम उसके लिए एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एंड एस का मतलब भी यही है कि एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, और पी का मतलब भी यही है, एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, क्योंकि पी के अंदर यही एंड एस पड़ा हुआ है। तो एंड एस जब हम यूज करेंगे तो फिर भी हम इसी तरीके से एरो ऑपरेटर लगा के आईडी और एरो ऑपरेटर लगा के सीजीपीए की वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे 10 और 3.75 रिटर्न करके देगा। फिर एक और तरीका भी है एंड एस, ठीक है, और इसके साथ इन डायरेक्शन ऑपरेटर, एंड एस और इसके साथ इन डायरेक्शन ऑपरेटर। जैसे यहां पे पी में क्या पड़ा है, एंड एस पड़ा है ना, एड्रेस ऑफ एस पड़ा हुआ है ना, तो उससे पहले एंड जो है वो इन डायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से या तो आप ये स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, स्टेरिक एंड एस डॉट आईडी, या आप लिख लो स्टेरिक पी डॉट आईडी, दोनों का आउटपुट जो है वो सेम होगा। तो ये भी आपको 10 और 3.75 रिजल्ट डिस्प्ले करके देगा स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हम देखेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिटली यूजिंग द दिस पॉइंटर। ये प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक सी आउट स्टेटमेंट एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। चूँकि ये पॉइंटर है, ठीक है, तो स्टैरिक दिस लगाने से वो उस ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन में जिसमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और डॉट एक्स से उस ऑब्जेक्ट का जो एक्स वेरिएबल है, जो उसका वेरिएबल आपका जो एक्स है या जो उसका जो डेटा मेंबर एक्स है, वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा थ्रू द दिस पॉइंटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँ, क्यों ना मैं एक प्रोग्रामिंग जो हमारी एग्जांपल है उसके थ्रू हम इसको एक्सेस जो है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है
यहाँ पे जो है मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है। प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर मेरे पास वेरिएबल एक्स है, ठीक है। पब्लिक में यहाँ पे ये टेस्ट क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर है। मैं टेस्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं अगर उसको कोई वैल्यू ना दूं तो वो जो है वो एक्स वेरिएबल को जीरो असाइन कर देगा, और अगर मैं कोई वैल्यू दे दूंगा तो जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो उसको उठा के वेरिएबल एक्स का की वैल्यू बना देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नाम प्रिंट है, और ये फंक्शन जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, मींस के इट इज़ नॉट सपोज टू चेंज द वैल्यू ऑफ इट्स प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। फिर इसकी फंक्शन की वर्किंग पे जाने से पहले यहाँ पे मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और इसके अंदर मैंने ये जो है वैल्यू इसको मैंने पास की है जो कि 10 है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इस केस के अंदर जब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा आपका टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने 10 भिजवाई है ना, वो इस पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, और वैल्यू वेरिएबल की अंदर पड़ी हुई जो का जो डेटा होगा वो उसमें 10 स्टोर होगा, और यहाँ पे 10 जो डेटा है आपका जो कि यहाँ से मेन फंक्शन से आया है वो इस वेरिएबल x के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके क्लास का जो डेटा मेंबर है x, यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, इसका जो डेटा मेंबर x है इसके अंदर 10 असाइन हो जाएगा। मैं अगर यहां से 20 भेजूंगा तो 20 असाइन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब ओबीजे डॉट प्रिंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन का जस्ट मैंने नाम लिखा है, लेकिन फंक्शन को मैंने ये नहीं बताया है कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए ये फंक्शन चलेगा। इसके लिए जो है ये कंपाइलर का काम होता है कि वो इस प्रिंट फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास करता है जो कि इस ऑब्जेक्ट ओबीजे का एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट दिस पॉइंटर इसको पास किया जा रहा होता है, ऑटोमेटिकली इसको दिस पॉइंटर पास किया जा रहा होता है। एंड रिमेंबर के दिस पॉइंटर इज बेसिकली अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस इसको पास किया जाएगा ताकि इस ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे वो इसके अंदर अगर एक्सेस हो रहे हैं तो इसके डेटा मेंबर्स इसके इम्प्लिसिट दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस होंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे कॉल जाएगी प्रिंट फंक्शन को तो आपका लाजमी सी बात है कि आपका प्रिंट फंक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर जब प्रिंट फंक्शन आपका चलेगा तो ओबीजे ऑब्जेक्ट जो है आपका टेस्ट क्लास का वो इस प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। और प्रिंट फंक्शन को कैसे पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो किस ऑब्जेक्ट का मैंने प्रिंट करना है। बेसिकली इस ओबीजे सॉरी ये जो ओबीजे जो प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो प्रिंट फंक्शन को ना इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का ओबीजे का जो जो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो इसको पास होगा थ्रू द दिस पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना सी आउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये आपको वेरिएबल x की वैल्यू जो कि 20 के बराबर थी वो डिस्प्ले करके देगा। और यहाँ पे जो लिखा है वैल्यू ऑफ x एक्सेस्ड थ्रू द दिस पॉइंटर इज इक्वल टू, और यहाँ पे चूंकि इसके अंदर जो है वो दिस के अंदर जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ है इस करंट ऑब्जेक्ट का ओबीजे का जिसने कॉल किया आपका ये जो प्रिंट का फंक्शन है, तो एड्रेस के साथ जब हम एक्सेस करते हैं किसी डेटा मेंबर को तो हम एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस थ्रू द दिस पॉइंटर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये वैल्यू एट का जो है इन डायरेक्शन आपका इन डायरेक्शन ऑपरेटर है। इन डायरेक्शन ऑपरेटर का मतलब ये है कि यार उस लोकेशन पे चले जाओ जिस लोकेशन का एड्रेस जो है वो इसके अंदर पड़ा है, और फिर इसके साथ हम डॉट ऑपरेटर लगा के वेरिएबल एक्स यानी कि डेटा मेंबर एक्स जो है इसकी वैल्यू हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं। अगर दिस पॉइंटर के थ्रू करना है तो एरो ऑपरेटर लगाएंगे, और अगर इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू लिखेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको प्रिंट करके देगा। मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, डेटा मेंबर एक्स की वैल्यू 20 है। जब ये आपका ऑब्जेक्ट बना था तो इसके कंस्ट्रक्टर को आपने 20 वैल्यू पास की थी, और इसकी जो 20 वैल्यू है जो इस वैल्यू वेरिएबल में आके स्टोर हुई थी, और वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 20 है, और वो वैल्यू आपकी वेरिएबल x के अंदर आके स्टोर हुई थी, और यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। और ये आपको दिस पॉइंटर के थ्रू और ये आपको इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर 20 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, ये तो था दिस पॉइंटर के बारे में। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और एक दूसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, विच इज़ कैस्केडिंग फंक्शन कॉल्स यूजिंग दिस पॉइंटर। बेसिकली दिस पॉइंटर जो है उसकी मदद से आप एक ही लाइन के ऊपर यानी कि विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट आप एक से ज़्यादा फंक्शंस यानी कि एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे इन कैस्केडेड मेंबर फंक्शन कॉल्स इन्वोक मल्टीपल फंक्शंस इन द सेम स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो मल्टीपल अपने जो क्लास के फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी छोटी सी एक देखेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक क्लास है टाइम, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टी। और इस क्लास के अंदर कंसिडर करें कि एक मेथड है सेट आवर के नाम से, एक मेथड है सेट मिनट के नाम से, एक मेथड है सेट सेकंड के नाम से। तो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर टी डॉट सेट आवर, ठीक है, फिर आगे डॉट लगा के सेट मिनट का फंक्शन मेथड, और फिर डॉट लगा के सेट सेकंड का जो फंक्शन है मेथड है मेंबर फंक्शन है, हम इसको कॉल कर सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग अ सिंगल स्टेटमेंट। हम ये काम इससे पहले इस तरह से कर रहे थे ना, टी डॉट सेट आवर सेमी कोलन, फिर टी डॉट सेट मिनट सेमी कोलन, टी डॉट सेट सेकंड सेमी कोलन। तो तीन लाइनों का काम, तीन स्टेटमेंट्स का काम आपकी एक ही लाइन ऑफ कोड, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप इस तरीके से तीन या तीन से ज़्यादा भी मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कैस्केडेड फंक्शन कॉल्स। इसको कैस्केडेड फंक्शन कॉल्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टी डॉट सेट आवर जब चल जाएगा, ठीक है, टी डॉट सेट आवर जब चल जाएगा तो ये यहाँ पे क्लास, ये जो टाइम है टी, टाइम है क्लास टाइम, उसका जो ऑब्जेक्ट है टी, उसका ना ये रेफरेंस रिटर्न करेगा। इसके सेट आवर मेथड के अंदर लिखा होगा कि रिटर्न करो इस ऑब्जेक्ट का टी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो इसके बाद ये टी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है यानी कि रेफरेंस मींस के इसी ऑब्जेक्ट टी का एक दूसरा नाम, एक दूसरा एक उसका इसका एक एलियस, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था फंक्शन को जो है पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं बाय वैल्यू, बाय पॉइंटर यानी कि बाय एड्रेस एंड बाय रेफरेंस। तो रेफरेंसेस के केस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रेफरेंस जो है ना बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का एक दूसरा नाम होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है ना आपका ये टी, ये भी तो मेमोरी लोकेशन है, ये भी तो मेमोरी के अंदर ही बनेगा। तो इसका ना एक रेफरेंस यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो रेफरेंस फिर आगे फर्दर कॉल करेगा सेट मिनट मेथड को, ठीक है। तो यही आपका रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टी, दिस विल कॉल द सेट मिनट मेथड, और सेट मिनट मेथड जब कॉल हो जाएगा तो दिस विल आल्सो रिटर्न रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टी, जो कि फर्दर फिर आगे कॉल करेगा सेट सेकंड मेथड को, ठीक है। और इस तरीके से आपका सेट सेकंड जो है वो भी एक रेफरेंस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडेड फंक्शन कॉल्स के। आप एक टाइम आपकी लेट्स सपोज क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट एक बनाया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ आप डॉट ऑपरेटर लगा के सेट आवर को कॉल कर लें, ये आगे फर्दर कॉल करे सेट मिनट मेथड को, और ये आगे फर्दर कॉल करे सेट सेकंड मेथड को, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इस स्लाइड को हम जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम जो है ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। क्लास है मेरे पास, इस क्लास का नाम जो है वो है स्क्वायर, ठीक है। क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप का, और उसका नाम है साइड। पब्लिक में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इसको मैंने कंस्ट्रक्टर को कहा है कि आप को जो भी वैल्यू मिलेगी वो वेरिएबल एस में आके रिसीव होगी, और वेरिएबल एस की वैल्यू जो है वो आपके प्राइवेट डेटा मेंबर साइड जो हमने बनाया हुआ है लाइन नंबर 6 के ऊपर, वहां पे आके कॉपी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया है, इस मेंबर फंक्शन का नाम है एरिया, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर क्लास ही का ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा है सी आउट स्टेटमेंट, और सी आउट स्टेटमेंट जब भी ये एरिया फंक्शन कॉल होगा तो ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, और इसके अंदर आपको प्रिंट होकर नजर आएगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, और यहाँ पे जो आपका मेंबर फंक्शन जो डेटा मेंबर है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो होगा, और इसके बाद आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। देन यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न स्टैटिक दिस, रिटर्न स्टैटिक दिस, ठीक है। दिस पॉइंटर जो है इसमें तो आपका जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने
जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने इस एरिया नाम के मेथड को कॉल किया होगा ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो दिस पॉइंटर के अंदर पड़ा होगा। और स्टैटिक दिस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है, मींस कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा स्टैटिक दिस। अगर मैं यहां पे स्टैटिक नहीं लगाता फॉर एग्जांपल, तो दिस विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट which has called the area function. But if I put a static over here, now this will return the complete object, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा यहां पे। ठीक है, उसका रेफरेंस यहां पे रिटर्न कर देगा जिस जगह पे आपने इस एरिया के मेथड को कॉल किया होगा। और स्क्वायर रिटर्न टाइप है अगले आपके मेथड की, मेंबर फंक्शन की, जिसका नाम पैरामीटर है। और ये पैरामीटर जब भी कॉल होगा तो आपको एक सी आउट स्टेटमेंट चलेगी। सी आउट स्टेटमेंट में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय द साइड मेंबर डेटा मेंबर। ठीक है, जो कि इसका फॉर्मूला है पैरामीटर का ऑफ द स्क्वायर एंड एल। और इसके बाद यहां पर भी हमने लिखा है कि रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, स्टैटिक दिस। अगर मैं यहां पे खाली दिस लगा देता, स्टैटिक ना लगाता, तो दिस का मतलब है कि यार जिस ऑब्जेक्ट ने स्क्वायर क्लास के जिस ऑब्जेक्ट ने पैरामीटर फंक्शन को कॉल किया है ना, उस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो तो दिस पॉइंटर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस यहां पे रिटर्न कर दो। लेकिन इसकी तो रिटर्न टाइप स्क्वायर है, लिहाजा मैं यहां पे मेमोरी एड्रेस नहीं चाहता, बल्कि उस मेमोरी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मुझे चाहिए, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूं बाय राइटिंग द इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, द वैल्यू एट ऑपरेटर। ठीक है, द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जिसमें दिस पॉइंटर का जिसमें एड्रेस पड़ा है दिस पॉइंटर। तो यहाँ पे ये आपकी जो क्लास है, ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एसक्यू इसका नाम है, और इसको हमने 5 वैल्यू हमने इसको पास की है। ठीक है, तो इसका जो है लाजमी तौर पे जब ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो ये याद रखें कि इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये 5 वैल्यू जो है ना वो इसके वेरिएबल एस में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू जो है वो भिजवाई है और ये वैल्यू यहाँ पे आके रिसीव होगी। और फिर इस वैल्यू के साथ होगा क्या, वेरिएबल एस की वैल्यू जो है वो साइड नामी जो डेटा मेंबर है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कैस्केडिंग मेंबर फंक्शन कॉल। इसमें आपने लिखा है कि एसक्यू डॉट एरिया को आपने कॉल किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एसक्यू, ये स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका ये एरिया नामी ये जो मेथड है, ये मेथड चलना शुरू हो जाएगा। और एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड वेरिएबल डेटा मेंबर में 5 पड़ा है, ये आपको 25 रिटर्न करेगा, सॉरी 25 प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद ये आपको रिटर्न कर देगा ये जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका रेफरेंस आपको रिटर्न कर देगा, और ये रेफरेंस यहां पे आके रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है ना, एसक्यू ऑब्जेक्ट ने एरिया मेथड को कॉल किया है ना, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहां पे आके रिटर्न हो जाएगा जिस जगह पे हमने ये जिस स्टेटमेंट को मैंने इस टाइम पे हाईलाइट किया है। ठीक है, ये जो आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय the reference returned by this particular function। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है ना एसक्यू, इसी का ही रेफरेंस रिटर्न होगा यहाँ पे। और फिर फर्दर यही रेफरेंस जो है, अब चाहे आप एसक्यू डॉट पैरामीटर लिखें या चाहे आप इसके रेफरेंस वेरिएबल या जिसका जो रेफरेंस है उसके थ्रू आप पैरामीटर को कॉल करें, तो बात तो एक ही है, क्योंकि रेफरेंस जो है वो भी उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। और रेफरेंस जो है वो एक एलियस होता है। एलियस मींस के रेफरेंस जो है वो इस ऑब्जेक्ट एसक्यू का एक दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो वो इस पैरामीटर मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहां पे एसक्यू डॉट एरिया का आउटपुट आपको मिलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25। और उसके बाद जो है आपका ये जो पैरामीटर वाला जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल होना शुरू हो जाएगा, और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आएगा कि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 20। तो मैं इसको जो है प्रोग्राम को बिल्ड कर लेता हूं। प्रोग्राम को बिल्ड करने के बाद मैं इसको रन कर लेता हूं। तो ये आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25। ठीक है, ये आपका एरिया का मेथड चला, और एरिया का मेथड चलने के बाद
एरिया का मेथड चलने के बाद एरिया के मेथड ने क्या रिटर्न किया, स्क्वायर क्लास ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस रिटर्न किया। रेफरेंस कहां पे रिटर्न किया, रेफरेंस इस जगह पे रिटर्न किया, ठीक है। एसक्यू, ये जो ऑब्जेक्ट है ना एसक्यू, इसी का ही रेफरेंस यहां पे रिटर्न हो गया। और ये जो रेफरेंस है ये आगे फर्दर जो है पैरामीटर का फंक्शन कॉल कर रहा है। तो पैरामीटर का फंक्शन जब कॉल होगा, ये रेफरेंस जब इसको कॉल करेगा तो बेसिकली रेफरेंस कॉल करे या एसक्यू जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करे, बात एक ही है। तो आपको पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड वेरिएबल में 5 पड़ा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 ये रिटर्न होगा। और इस जगह पे आपको फर्दर ये जो पैरामीटर का फंक्शन भी जब चल जाएगा तो ये भी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इस ऑब्जेक्ट का एसक्यू ऑब्जेक्ट का ही एक रेफरेंस यहां पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग मेंबर फंक्शन कॉल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था एक तरह का एग्जांपल है कैस्केडेड फंक्शन कॉल की। और इसमें ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाई डज द टेक्निक ऑफ रिटर्निंग स्टैटिक दिस एज अ रेफरेंस वर्क। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं स्टैटिक ना लगाऊं, दिस लगाऊं, तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, और अगर स्टैटिक दिस लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो द डॉट ऑपरेटर एसोसिएट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिकली ये बात कर रहा है इस डॉट ऑपरेटर की, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी जो हमने थोड़ी देर पहले की थी उसमें हमने लिखा था एसक्यू डॉट एरिया, ठीक है। एरिया फंक्शन को कॉल किया, मेंबर फंक्शन को, फिर साथ ही मैंने डॉट ऑपरेटर लगा के, दूसरा डॉट ऑपरेटर लगा के पैरामीटर के फंक्शन को कॉल किया था। जबकि यहां पे आपका ये टाइम क्लास का टी ऑब्जेक्ट है, टी डॉट सेट आवर यानी कि जो आपका ये जो पहला जो डॉट ऑपरेटर है ये पहले काम करेगा, और ये जब सेट आवर फंक्शन या मेंबर फंक्शन जब चल चुका होगा तो दिस विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टी, और फिर वो रेफरेंस आगे फर्दर सेट मिनट को, यानी कि इसके राइट साइड पे मौजूद जो दूसरा डॉट ऑपरेटर है उसके थ्रू जो है वो सेट मिनट को कॉल करेगा। सेट मिनट भी इस तरीके से रेफरेंस रिटर्न करेगा, और फिर ये रेफरेंस आगे फर्दर राइट साइड पे जो डॉट ऑपरेटर है जो कि सेट सेकंड के मेथड को कॉल कर रहा है, तो वो सेट सेकंड मेथड को कॉल करेगा। फर्स्ट यही लिखा हुआ है, फर्स्ट इट इवैल्यूएट्स टी डॉट सेट आवर देन रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टी, ठीक है, कि पहले आपका टी डॉट सेट आवर मेथड काम करेगा एंड देन इट विल रिटर्न रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टी का एक रेफरेंस यहाँ पे आके इस जगह पे आके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज देन इंटरप्रेटेड एज टी डॉट सेट मिनट एंड डॉट सेट सेकंड, यानी कि यहाँ पे टी डॉट सेट आवर जब चल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो टी ऑब्जेक्ट है इसी का ही रेफरेंस यहाँ पे रिटर्न कर देगा ना। तो मैं अगर लिख सकता हूं, मैं अगर लिख दूं यहाँ पे लेट्स सपोज टी डॉट सेट मिनट, ठीक है, इसकी जगह पे टी डॉट सेट आवर रिटर्न कर रहा है आपको जो टी ऑब्जेक्ट है टाइम क्लास का उसी का ही रेफरेंस रिटर्न कर रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं टी डॉट सेट मिनट और आगे डॉट सेट सेकंड, तो मैं इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं, ठीक है, विच इज ऑल्सो वैलिड। टी डॉट सेट मिनट कॉल एग्जीक्यूट्स एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टी, यानी कि आपका ये जो फर्दर टी डॉट सेट मिनट जब चलेगा, ठीक है, तो ये भी रेफरेंस रिटर्न करेगा टू द ऑब्जेक्ट टी, और फिर वो फर्दर आगे आपका टी डॉट सेट सेकंड में सेट टी डॉट सेट सेकंड 22, अगर ये स्टेटमेंट मैं लिखूं इस तरीके से तो ये भी वैलिड होगी, यानी कि टी डॉट सेट मिनट इट विल रिटर्न रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टी, और फिर आगे फर्दर टी डॉट सेट सेकंड 22, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, बिकॉज वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। ऑलरेडी हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन 1 आवर की हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, और फर्दर इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रेड बटन, द रेड सब्सक्राइब बटन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और इन प्रोग्राम्स की, इन कॉन्सेप्ट्स की आप जो है वो प्रैक्टिस करें और बुक्स को स्टडी करें, ठीक है। रॉबर्ट लेफोर की किताब है, डिटेल इन डिटेल की किताब है, उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको स्टडी करें काइंडली और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इसको नहीं सीख सकते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, न्यू टॉपिक। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक आप अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स जी, अल्लाह हाफिज़।